हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिरुद्ध भालेराव और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट कौन और कैसे फाइल कर सकता है। और ये वीडियो आपके सामने पेश हो रहा है कंपनी 360 के द्वारा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्रेडमार्क किसी भी व्यवसाय के लिए ग्राहकों के मनों में एक ब्रांड और उसकी ब्रांड इमेज बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि उनका विश्वास और ब्रांड आसानी से याद रहे। ट्रेडमार्क अधिकारों का उल्लंघन करने का मतलब है कि व्यापार ब्रांड मूल्य का अनुचित लाभ उठाना। व्यवसायों के लिए ऐसी बातों से बचने के लिए ट्रेडमार्क उल्लंघन के बारे में जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। ये वीडियो आपको मदद करेगा कि आप कौन से बेस पर ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के खिलाफ कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। ट्रेडमार्क उल्लंघन या ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रेडमार्क उल्लंघन को ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में धारा 29 के तहत परिभाषित किया गया है कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज इन्फ्रिंज्ड बाय अ पर्सन हु नॉट बीइंग अ रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर और अ पर्सन यूजिंग बाय वे ऑफ परमिटेड यूज uses in the course of trade a mark which is identical with or deceptively similar to the trademark in relation to goods or services in respect of which the trademark is registered and in such manner as to render the use of the mark likely to be taken as being used as a trademark। सरल शब्दों में ट्रेडमार्क उल्लंघन ट्रेडमार्क ओनर के अधिकारों का उल्लंघन है जो उसे ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के बाद मिलते हैं। चलिए देखते हैं व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर फाइलिंग लॉ सूट ऑफ ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। सबसे पहले, यदि आप ट्रेडमार्क एक्ट 1999 की धारा 27 के अनुसार पंजीकृत नहीं हैं, तो आप किसी भी कार्रवाई का दावा नहीं कर सकते। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि किसी भी उल्लंघन के लिए मुकदमा दर्ज करने के लिए ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत पंजीकृत रहे। ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले फाइल करने के लिए निम्नलिखित स्थितियों को आधार माना जा सकता है। सबसे पहले आते हैं डिसेप्टिवली सिमिलर और आइडेंटिकल ट्रेडमार्क इन रिलेशन विद सिमिलर गुड्स और सर्विसेज। यह एक समान दिखने वाले वस्तुओं पर लागू होता है। समानता के आधार पर उल्लंघन के दावे को ट्रेडमार्क रजिस्ट्री की ट्रेडमार्क जांच रिपोर्ट का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके मजबूत किया जा सकता है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री द्वारा स्वीकार किए गए और एडवर्टाइज किए जाने की स्थिति में ट्रेडमार्क परीक्षक ने ट्रेडमार्क आपत्ति रिपोर्ट में प्रतिद्वंदी के निशान को हवाला दिया है। यह केस मजबूत बनाता है क्योंकि यह प्राइमा फेशिया या प्रथम दृश्या मामला है, जिसमें भी ट्रेडमार्क परीक्षक ने प्रतिद्वंदी के निशान के समान और परस्पर विरोधी चिन्ह को माना था। इसलिए भारत में ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले को दर्ज करने से पहले या भारत में ट्रेडमार्क विरोध को ध्यान से देखने के लिए मार्क के पूरे फाइल इतिहास को पढ़ना चाहिए। यदि कोई ऐसे ट्रेडमार्क का उपयोग कर रहा है जो ट्रेडमार्क के समान या भ्रामक है, जो अधिनियम के तहत पंजीकृत है और सामान या सेवाएं एक ही उद्योग से संबंधित है, तो इसे आपराधिक या सिविल मुकदमा फाइल करने के लिए एक आधार माना जा सकता है। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। सरदार बुक्स, जो सुनने में बहुत प्रसिद्ध स्टारबक्स के समान है, उन्होंने कार्ड से एक व्यवसाय शुरू किया और अब पूरे दिल्ली में उनके 5 आउटलेट खुलने के बाद ब्रांड सरदार बुक्स को अब इसे वापस लेना पड़ा और इसे सरदार जी बुक्स में बदलना पड़ा, ताकि दिल्ली हाई कोर्ट के एक अंतरिम आदेश के अनुसार इसे स्टारबक्स से अलग बनाया जा सके। अगला आधार है सिमिलर और आइडेंटिकल ट्रेडमार्क इज क्रिएटिंग कंफ्यूजन फॉर कॉमन पब्लिक। यदि एक ट्रेडमार्क जो एक पंजीकृत ट्रेडमार्क के समान या भ्रामक है और पंजीकृत ट्रेडमार्क के बारे में भ्रम पैदा करता है, तो ट्रेडमार्क के ऐसे उल्लंघन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आगे है यूज ऑफ बिजनेस नेम विच इज़ अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क विदाउट ओनरशिप। यदि कोई व्यवसाय बिना कोई ओनरशिप के एक व्यापार नाम का उपयोग कर रहा है जो एक पंजीकृत ट्रेडमार्क के समान है, तो ऐसे व्यापार नाम को ट्रेडमार्क अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा और यह ट्रेडमार्क उल्लंघन के लिए अदालत में मुकदमा फाइल करने का आधार है। इसका एक और उदाहरण यह भी है कि ज़ारा, जो दुनिया भर का बहुत ही प्रसिद्ध फैशन ब्रांड है, उसे दिल्ली में ज़ारा ही नाम का एक रेस्टोरेंट दिखा। उसके खिलाफ उसने दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल की
यह बहुत संभव है कि कोई भी उपभोक्ता दोनों के नाम से भ्रमित हो सके। इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने ज़ारा रेस्टोरेंट को अपना नाम बदलने को मजबूर किया और अब वह तापस बार के नाम से जाना जाता है। अगला आधार है अनफेयर एडवांटेज ऑफ अ ट्रेडमार्क विच इज़ रजिस्टर्ड। यदि कोई बिना किसी कानूनी अनुमति के विज्ञापनों में या अपने स्वयं के व्यवसाय के मार्केटिंग में इसका उपयोग करके पंजीकृत ट्रेडमार्क का अनुचित लाभ उठा रहा है तो इसे ट्रेडमार्क उल्लंघन माना जाएगा। अगला आधार है यूज़ ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क फॉर प्रोडक्ट पैकेजिंग विदाउट एनी ऑथराइजेशन। यदि किसी पंजीकृत ट्रेडमार्क का उपयोग उत्पादों के पैकेजिंग के लिए किया जाता है तो इस तरह के ट्रेडमार्क के मालिक से कोई उचित प्राधिकरण नहीं होगा तो ट्रेडमार्क का उल्लंघन होगा। ऐसे मामले में उस ट्रेडमार्क के मालिक कानूनी उपाय की तलाश कर सकते हैं। यदि कोई अनुमत सीमाओं से परे पंजीकृत ट्रेडमार्क का उपयोग करता है तो इसे उल्लंघन माना जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि अनुमति केवल XYZ उत्पाद के लिए दी गई है और दूसरों के लिए नहीं है तो अन्य उत्पाद के लिए ट्रेडमार्क का उपयोग उल्लंघन होगा। इसके अलावा अगर कोई समय अवधि समाप्त होने के बाद भी ट्रेडमार्क का उपयोग करता है तो उसे उल्लंघन माना जाएगा। कोका कोला कंपनी बनाम बिस्लेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के मामले में प्रतिवादी के पास मास्टर समझौते द्वारा भारत में कोका कोला कंपनी से पंजीकृत ट्रेडमार्क माजा के उपयोग का प्राधिकार था। पार्टियों के बीच विवाद भारत से तुर्की में निर्यात किए गए इस ट्रेडमार्क उत्पादों के उपयोग के लिए था। इस मामले में अदालत ने फैसला किया कि भारत के बाहर ट्रेडमार्क का उपयोग अधिकारों के उल्लंघन और अधिकृत उपयोग से परे होगा। चलिए इस वीडियो के निष्कर्ष की तरफ मोड़ करते हैं। किसी भी व्यवसाय के लिए उनके ट्रेडमार्क अधिकारों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे अधिकारों का उल्लंघन उनके व्यवसाय को प्रभावित कर सकता है। हमने ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले और इससे संबंधित कुछ केस कानूनों को फाइल करने के लिए विभिन्न आधारों पर चर्चा की। ट्रेडमार्क उल्लंघन के लिए आधार का विषय बहुत विशाल है, लेकिन हमने इस वीडियो में बेसिक्स को कवर करने का प्रयास किया है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो का एंड आ चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर और ईमेल आईडी पर हमें कांटेक्ट करें और कोई भी सहायता के लिए कंपनी 360 की वेबसाइट को ज़रूर देखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।